आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 11। यूनिट 11 का नाम क्या है? द डेयर डिपार्टेड। अच्छा, इस बार जो स्कीम ऑफ स्टडी आई है ये एक प्ले है। वन एक्ट प्ले है ना? यस, वन एक्ट प्ले। प्ले का मतलब ड्रामा। किसने लिखा है ये वन एक्ट प्ले? विलियम स्टैनले हॉप्टन, यही है इसका राइटर है। अच्छा, पेपर में जो पेपर स्कीम आई है उसके मुताबिक इस चैप्टर से ट्रांसलेशन नहीं आएगी। इस चैप्टर से ट्रांसलेशन नहीं आएगी, बल्कि क्वेश्चन आंसर पार्ट ए पार्ट बी बना है। पहले आते थे 8 क्वेश्चन आते थे 2-2 नंबर के, और उनमें से कोई से 5 करने होते थे। इस बार उसको थोड़ा चेंज किया है। जो 8 क्वेश्चन आते थे क्वेश्चन आंसर्स में और 5 करने होते थे, अब वो 5 आएंगे और 3 करने होंगे। यानी 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले 6 नंबर के 5 आएंगे, 3 करने होंगे हर क्वेश्चन का 2 नंबर हो गए, 6 नंबर ये। और ये जो 3 क्वेश्चंस करने होंगे 5 में से, ये आपके यूनिट नंबर 1, 2, 3, शायद 4, 5 कट हो गया, 6, 7 आपकी फिर नज़र में, इसमें से शायद 8 कट हो गया, 9, और उसके बाद बस इन चैप्टर में से आपके ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे। और ये भी बताया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। ये सेट भी बनाया उन्होंने पेपर के ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, ये एक सेट है, 7वां, 9वां और 11वां एक सेट है। खैर अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से आएंगे। इसी का पार्ट बी बना दिया। उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट ए है, और क्वेश्चन आंसर्स का जो पार्ट बी होगा उसमें क्या होगा, उसमें एक अपना 2 क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि नहीं 3 क्वेश्चंस आएंगे, 2 आएंगे, 2, 3 नहीं, और इनमें से एक करना होगा। और ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। 6 और 4 10, इस तरह से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कितने करने होंगे? एक करना होगा, और वो एक कितने नंबर का होगा? 4। और ये कौन से चैप्टर से आएगा? ये यूनिट नंबर 11 से आएगा। ये यूनिट नंबर 11 यानी द डेयर डिपार्टेड में से आएगा। तो इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से। खैर आज का हमारा टॉपिक बस ये बताने का मकसद ये था कि हमारा ये चैप्टर किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रांसलेशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम यूनिट नंबर 11 की ग्लोसरी पढ़ रहे हैं। रोजाना के 5 वर्ड्स कर लेंगे हम, और उसके साथ हम जो है वो क्वेश्चन एक एक करते रहेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ग्लोसरी में सबसे पहला वर्ड है BUREAU। लिख लें इसको, BUREAU। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? दराजों वाली मेज, या इसको कहते हैं राइटिंग डेस्क। क्या कहते हैं इसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? राइटिंग डेस्क। ये पहला वर्ड है। वर्ड स्पेलिंग, मीनिंग, और उसके बाद उसका यूँ समझें कि ये सिनोनिम भी है और मीनिंग भी है। ये उर्दू मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, इसको याद रखेंगे आप। अच्छा, इसमें फिर वो खास तौर पे कहेंगे कि राइटिंग डेस्क तो है, लेकिन खास तौर पर स्पेशली हैविंग ड्रॉर्स, जिसमें दराजे भी हों, वो मेज होगी। दूसरा वर्ड इसके अंदर है गैल्वेनाइजिंग, GALLIVAN, ठीक है, आगे TING, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग की स्पेलिंग याद होगी, GALLI, यहाँ तक एक हिस्सा बनाए, VAN, T और ING, ठीक है। इसका मीनिंग होता है आवाज़गर्दी करना। क्या होता है? और इंग्लिश मीनिंग होगा WANDERING, वंडरिंग। और खास तौर पर ये जो वंडरिंग होगी किस उसमें मूड में होगी? वंडरिंग अराउंड फॉर प्लेयर, खुशी की तलाश में, कोई चीज़ तलाश करने के लिए बंदा। अच्छा, ये वंडरिंग भी हो सकता है, ये
ट्रॉलिंग, PROWLING, ट्रॉलिंग भी हो सकता है, और भी इसके मीनिंग बन सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग। उसके बाद तीसरा वर्ड है हर्ज, HEARTH। हर्ज का मतलब क्या होता है उर्दू में? चूल्हा, जिसे हम ओवन भी कहते हैं, या KILN, किल्न भी कहते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हैं। जो बुक में इसका मीनिंग लिखा है वो लिखा हुआ है द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस, वो जगह जहाँ पर आग जलाई जाती है, द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस। वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ये हर्ज का नाम भी आएगा, वर्ड आएगा, क्योंकि उनके मुल्क में सर्दी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कमरे में एक ख़ास जगह होती है जिसको आतिशदान कहते हैं, चूल्हा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, आतिशदान। वहाँ तकरीबन क्या होती है, आग जलती रहती है, आतिशदान, जैसे कूड़ादान होता है। खैर, इम्पैसिव इसके बाद वर्ड है IM, इन, आगे पैसिव है PASSIVE। इम्पैसिव का मतलब क्या होता है? बेजान या बेहिस, तो हरकत ही ना करता हो, ठीक है। ये इसके अंदर वर्ड है। इसका वैसे हम मीनिंग निकालें अपने तौर पर, जो उसका बनता है दी मोशनलेस, क्या बनता है? जो चीज़ बगैर हरकत की, या स्टिलनेस भी इसका एक मीनिंग बनता है, बेहिस होना किसी चीज़ का। जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मीनिंग आपकी बुक के अंदर वो लिखा हुआ है नॉट शोइंग एनी इमोशन और फीलिंग, ऐसा कोई अमल जिसमें ना कोई इमोशन ना कोई फीलिंग हो, उसको कहते हैं नॉट शोइंग एनी इमोशन और फीलिंग, इमोशन और फीलिंग, ये पैसिव हो जाएगा। इसके बाद है मैलिशियस, 5 वर्ड करने थे, लास्ट है MALICIOUS। मैलिशियस का मतलब क्या होता है? शरारती। मैलिशियस का मतलब क्या होता है? शरारती या बदनीयत, बुरी नीयत वाला होते हैं कुछ लोग। ये किसके बारे में कहा गया था? किसको कहा गया था शरारती? बेन जॉर्डन को कहा गया था, वो शरारती था। हर मतलब वो मतलब सीरियस सिचुएशन भी होती थी उसमें भी वो मजाक कर जाता था, तो उसको ये कहा गया था। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग बनेगा हैविंग अ डिजायर टू हार्म अदर्स, हैविंग अ डिजायर टू हार्म अदर। अब ये मतलब, और इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, अम्यूजिंग भी हो सकता है, शरारती का मतलब मज़ाहिया, या ह्यूमरस भी हो सकता है, क्रिटिसाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखेंगे जो इसमें सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे आप। वर्ड, मीनिंग, स्पेलिंग एंड सिनोनिम्स, ऑल दीज थिंग्स, ये 5 की आज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसकी पहले जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आंसर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसको यूँ कह लें कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को जब अंडरस्टैंड करते हैं या डीकोड करते हैं तो आपका आंसर बनाना और आंसर को याद रखना आसान होता है। Question statement है, what do the actions and the words of Mrs. Slater and Mrs. Jordan reveal about their true motivations? अब Mrs. Slater कौन है और Mrs. Jordan कौन है? असल में तो ये Mrs. Slater एमिलिया है ना, और जो Mrs. Jordan है ये कौन है? एलिजाबेथ है। वो बड़ी बहन है एमिलिया और वो छोटी बहन। तो ये किसकी बेटी है दोनों? मैरीवेल क्या नाम है उनका? उनका वालिद है मिस्टर एबल मैरीवेल, हाँ जी, ये उसकी बेटी हैं। तो इसमें जो मोस्ट एक्साइटिंग किस्म का पहले कैरेक्टर था हमारे सामने वो एमिलिया रही है, लेकिन बाद में जब
मिसिस जॉर्डन आई है, यानी एलिजाबेथ, तो उसका स्टेटस वैसे थोड़ा हाई था, वो को ख़ास से सीरियस किस्म की औरत थी, हैवी। खैर ये कहते हैं इन दोनों के जो वर्ड्स हैं और इन दोनों के जो एक्शंस हैं वो क्या जाहिर करते हैं? क्या वो अपने वालिद के फोत होने पर गमज़दा है? अपने वर्ड्स और एक्शंस में क्या जाहिर कर रहे हैं कि वालिद उनका जो झूठ का भी नहीं फोत हुआ लेकिन ऐसे में मालूम हो कि फोत हो गया? क्या उनके जो वर्ड्स और एक्शंस हैं उस गम के साथ मैच हो रहे हैं? क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है हाउ डू दीज मोटिवेशंस, इनकी ये जो मुहर्रिकात हैं, इन्फ्लुएंस किस तरह से असरअंदाज होते हैं देयर बिहेवियर थ्रू आउट द प्ले, पूरे ड्रामे के अंदर इनके जो ये रवैया, इनके मुहर्रिकात या इनके काम हैं वो किस तरह से पूरे ड्रामे पर असरअंदाज और ख़ास तौर पर इनके रवैये पर असरअंदाज होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि मिसिस स्लेटर और मिसिस जॉर्डन कैसी औरतें हैं, किस तरह की वो हैं, हमने ये बताना है। सिंपल है, क्वेश्चन को आंसर बनाएंगे कि मिसिस स्लेटर एंड मिसिस जॉर्डन आर ग्रीडी वुमेन, क्या है बड़ी लालची औरतें, दे आर सेल्फिश, वो खुद गर्ज हैं, their words and their actions reveal that they are not sad at the death of their father. उनके वर्ड्स और एक्शन क्या जाहिर कर रहे हैं अपने वालिद की वफात पर? वो rather they are concerned, they are much more concerned about the inheritance or inherited things of their father. किस बारे में फिक्रमंद है कि जो वालिद की तरफ से विरासत में जो एक स्टूल, कुर्सी, सोफा, दराज, मेज मिलेगी वो कौन रखेगा, वो किसके पास जाएगी? वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद है, ना कि इस बात पर कि उनका वालिद जो सबसे अजीम हस्ती होते हैं हमारे वालिदैन पर। तो ये जो ड्रामे होते हैं ये हमारे सोसाइटी के रवैयों की अक्कासी करते हैं, ठीक है? तो इससे सिर्फ ऐसा यहाँ नहीं बल्कि हकीकत में भी दुनिया में इस तरह के मामलात हो रहे हैं, अल्लाह बचाए हमें। तो हमें यही बताना है, उनको रिवील करना है कि देयर एक्शंस एंड वर्ड्स रिवील या शोज दैट दे आर ग्रीडी एंड सेल्फिश women. They are more concerned about the inheriting their father's things. Then mourning his death, उसकी मौत पर अफसोस करने की बजाय उसकी विरासत में मिलने वाली चीज़ों के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद है। Their greed adversely affects their behavior. अब यही चीज़ उनके बिहेवियर पर और ओवरऑल ड्रामा पर इफेक्ट करती है, ये उनकी लालच। And they lose respect for family ties. और यही चीज़ें होती हैं जब हमारी प्रायोरिटी एसेट्स होती है, बल्कि यूँ समझ लें कि वर्ल्डली थिंग्स होती हैं, तो फिर हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। होता है ना, ये हर फैमिली का ये मेलो ड्रामा होता है, उनके मौजूदगी में भी बाद में भी सारी ज़िंदगी औलाद किस बात पर लड़ती है, मुझे कम मिला, मुझे ज़्यादा मिला, या हमारे साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसके साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ कम मोहब्बत करते हैं। यानी वालिदैन को हमेशा तराजू में रखा जाता है, पता नहीं क्यों। वो जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलादों पे निछावर करते हैं, वो हर वक्त औलाद के सामने कसूरवार होते हैं, पता नहीं क्या चीज़ साबित करना चाहते हैं। वालिदैन का होना, उनकी खिदमत करना ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। उनकी इनहेरिटेंस है नहीं है, क्या है, किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्यों मिलेगी, इस बारे में उनसे सवाल होगा। लेकिन आप तो उनसे सवाल ना करें ना, हमारा तो नहीं है उनसे सवाल करना, हम पता नहीं क्यों करते हैं। उनके ज़िम्मे है वो इंसाफ करें देखभाल के, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा। लेकिन आप कौन होते हैं उनसे पूछने वाले? हमने तो नहीं पूछना ना, हमारी सोसाइटी खुद पूछना शुरू कर देती। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ बहुत कम लिखा हुआ है लेकिन मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। 4 नंबर का आंसर है तो थोड़ा सा
एक आध पेज का यानी कि 50 to 70 80 वर्ड्स का आपका आंसर होना चाहिए। इसको बना के आइएगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू।